Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to welcome you all for sparing your time. Uh, First of all, I would like to get the view of the honorable participants. Dr. Usman Jawad, आपका क्या ख्याल है? What do you understand by the term critical thinking? जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तलहा, और बल्कि सबका, डॉक्टर तानिया का भी, और उस्मान हुसैना साहब कि हम सब आज इस मौजू पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखें, इंसान एक, मैं आज थोड़ा सा उर्दू में आपकी इजाजत से, अंग्रेजी मेरी जरा कमजोर, अंग्रेजी मेरी जरा कमजोर है, अनलाइक मी, तो आई would like to talk more in. तो मेरे ख्याल में आई कि हमें सबसे पहले तो देखना है कि इंसान किस तरह मुख्तलिफ है बाकी चीजों से, हैवानात से, नबातात से। कई फिलोसफर्स कहते हैं कि जी जमादात जैसे ये स्टोन्स हैं, इनमें भी एक रूह है, इसी तरह नबातात में, पौधों में भी एक बढ़ने की एक सलाहियत है, उनमें भी एक रूह है, और इंसानों में अलबत्ता रूह का जो एलिमेंट है, जो सबसे स्ट्रांग है, वो उसके सोचने समझने की सलाहियत है, वो उसकी हायर कार्टिकल फंक्शंस हैं, उसकी इसी बिना पे इसे रैशनल सोल कहा जाता है कि ये चीजों को रैशनलाइज कर सकता है, ये चीजों को, कायनात के मज़ाहिर को परख सकता है, और परख के उसकी बुनियाद पे एक लॉजिकल डिसीजन कर सकता है, और उसकी बुनियाद पे सोच सकता है कि मैंने अपने सर्वाइवल के लिए और दूसरे कायनात में दूसरी चीजों के लिए किस तरह रहना है। तो आई थिंक इस तमाम लॉजिकल थिंकिंग का, मंतकी सोच का, जो कि जिसमें उसकी अपनी एक तो बका भी शामिल है, और साथ दूसरों की बका भी शामिल है, सोसाइटी की भी बका शामिल है कि सोसाइटी को किस तरह हमने रखना है। तो ये तमाम जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये क्रिटिकल थिंकिंग के जमरे में मेरी राय में आता है। इसमें आपके कुछ कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल, हर बंदा सोचता तो है, लेकिन उसे अगर आप यही कहें कि हर बंदा फिलोसफर, क्रिटिकल फिलोसफर है, वो ऐसा नहीं है। हर बंदे में कुछ सलाहियतें होती हैं। जैसे कुछ ओलंपिक्स में स्विमर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इंडक्शन, डिडक्शन या इन्फ्रेंस वगैरह का उनको इस बारे में नहीं उससे गरज। उनको गरज है कि अपनी जिस्मानी सेहत को किस तरह बढ़ाना है। सो अपने जहन की बजाय वो अपने जिस्म की मजबूती पे वो ज्यादा उनका जोर है। सो माशरे में इंसानों के मुख्तलिफ तबकात हैं, हर तबके का अपना एक उसके पेशे के हिसाब से, उसके समाज के हिसाब से उसका एक सोच है। और इस माशरे में जो सबसे समझ लें ताकतवर, जो कह लें अहलुर राय जिन्हें आप बोलते हैं, ये दानिश्वर, वो क्रिटिकल थिंकर्स हैं जो कि माशरे की सोच को आगे लेके जाते हैं, या इंसानों की सोच, अपनी सोच को इंसानों की सोच से मुंतबिक करते हैं कि उनको किस तरह हमने आगे लेके जाना है। तो ये तमाम डिफरेंट सेट्स हैं, और ये अहले राय या ये दानिश्वरों का काम है कि वो बाकी सोसाइटी की क्लासेस में किस तरह वो क्रिटिकल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करें, थ्रू एजुकेशन, थ्रू फिलॉसफी, थ्रू टीचिंग, थ्रू राइटिंग। तो ये एक खास कह लें एक तबका है जो अपने माइंड से ज्यादा काम लेता है, सोचता है, और उस सोच को बाकी तमाम की सोचों में शामिल करने की सही करता है। तो ये मेरी राय में क्रिटिकल थिंकिंग का एक ओवरऑल समझ लें एक जायजा कह लें। ये आपकी उर्दू को बड़ा मिस किया था मैंने डॉक्टर उस्मान। पहले तो ये कहूंगी। नहीं, आई एग्री। मैं क्रिटिकल थिंकिंग को जैसे देखती हूँ, सोचता हर इंसान है, लेकिन जब हम सोचते हैं हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम सोचते वक्त कुछ अजम्पशंस के ऊपर चल रहे होते हैं। हमने पहले से अपने जहन में एक क्राइटेरिया बनाया होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस ने कोई बेसिक्स बनाई होती हैं, और हमारी सोच उसके ऊपर बिल्ड करती है। इसलिए हमें लगता है कि हम आज़ादाना सोच रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली एक बहुत नैरो विजन में और टनल विजन में सोच रहे होते हैं।
क्रिटिकल थिंकिंग तब होती है जब हम खुद समझ सकें कि हमारी अजम्पशंस क्या हैं, हमारी बेसलाइन बिलीव्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी थिंकिंग को। और जब तक हम उन अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारी थिंकिंग लॉजिकल तो हो सकती है लेकिन वो क्रिटिकल नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इससे पहले कि हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट अबाउट कि व्हाट इज थिंकिंग। थिंकिंग इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। जिस तरह हमें भूख लगती है, हमें बाकी बॉडीली फंक्शंस को देखना पड़ता है, उसी तरह देयर इज समथिंग व्हिच इज देयर इज अ नीड इन अस जो रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलस को। तो इसको फिलोसोफर जो है वो परसेप्शन से कंपेयर करवाते हैं। तो जिस तरह परसेप्शन का अमल होता है, आप एक चीज देखते हैं और ज़हन को शामिल करके उसके बारे में एक ख्याल बनाते हैं, इसी तरह थिंकिंग एक फंक्शन है। सबसे पहले इट्स अ फंक्शन ऑफ ब्रेन माइंड। जो फंक्शन है उसका प्रोडक्ट है आइडिया। तो जब थिंकिंग फंक्शन करता है तो जो आइडिया निकलता है दैट इज अ वेरी सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट। और जब ये कॉम्प्लेक्स होगा तो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ जजमेंट्स, इमोशंस, अफर्मेशंस, निगेशंस। तो इनफैक्ट हम हर वक्त बगैर सोचे समझे बचपन से लेके एंड तक हम सोच तो रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस इज ऑन, लेकिन वो प्रोसेस वो कितना स्ट्रक्चर्ड है, वो कितना साइंटिफिक है, उसमें क्या वो लॉज रूल्स मौजूद हैं जो हमने खुद वाज़ेह किए हैं, तब तक वो थिंकिंग अनस्ट्रक्चर्ड रहती है। तब तक इट्स उसके बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। हम अभी आसानी के लिए हम उसको पॉपुलेशन थिंकिंग भी कह सकते हैं, टिपोलॉजिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक मेडिसिन से है। तो अगर मेडिसिन की कोई एग्जांपल लें तो उसमें कई किस्म के हमें नॉलेज की थिंकिंग के लिए वी जस्ट नीड वन कॉन्सेप्ट। हमें किडनी का कॉन्सेप्ट है, तो उस किडनी के कॉन्सेप्ट से हम तमाम किडनीज के बारे में मोस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बेसिकली, जहां पे हमें थोड़ा सा सैंपल चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर एवोल्यूशन, जहां पे एवोल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, डॉक्टर तानिया का फील्ड है। तो उसमें जहां पे ऐसी चीजें आनी है जो बहुत ज्यादा नहीं है मिकदार में, तो वहां विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम। आपका क्या ख्याल है हमारी सोसाइटी में, जो पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कितने लोग करते हैं, और क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इसको प्रमोट या इनहिबिट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को? अच्छा देखें, सोसाइटी तो देखें अपने नॉर्म्स सिखाती है मुख्तलिफ तरीकों से। हर सोसाइटी का एक मजाज है और वो मजाज कोशिश करती है कि अपने सिटीजन्स में इनकलकेट करे। जैसे चाइनीज सोसाइटी है, वो सिखाती जरूर होगी अपने सिटीजन्स को साइंस और रैशनल थिंकिंग और इवन क्रिटिकल थिंकिंग टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी उस एक्सटेंट तक नहीं है जिसमें वो अपनी ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकें या अपने उन पे सवालात उठा सके। तो ये एक तरह का चाइनीज समाज है। इसी तरह पाकिस्तानी समाज उससे कंपैरेटिवली मेरा ख्याल है ओपन है सवाल उठाने में या सवालों की सलाहियत अपने सिटीजन्स में लाने में। इसी तरह वेस्ट है, वेस्ट और ओपन है। तो हर माशरे की अपनी कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ क्वालिटीज हैं और उसका एक मजमूई तशख़्ख़ुस है जो वो अपने सिटीजन्स में देखना चाहता है। इसको बेहतर भी किया जा सकता है, इसको कम भी किया जा सकता है। ये रियासत पे भी डिपेंड करता है कि रियासत का नजरिया क्या है, या आपकी सियासी सोच पे भी डिपेंड करता है कि रियासत कितना अलाउ करती है इंडिविजुअल लिबर्टी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। तो ये मेरे ख्याल में इसका तल्लक जो है रियासत के सियासी नजरिए से ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिर्फ एक किसी खास कल्चर से भी। मेरे ख्याल से आप एक इंसान के तौर पे क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल तब अचीव करते हो जब आप में इतनी मेच्योरिटी आ जाए कि आप रिकग्नाइज कर सको कि मेरे ये वाले अजम्पशंस और बिलीव्स कौन से हैं, और इनको भी आप वक्तन फवक्तन कंफर्म करो, चेक करो।
اور یہ ایکسیپٹ کرو کہ ہر ایک کا بلیف صحیح ہو سکتا ہے، مجھے یہ کنونس کر رہا ہے، لیکن all beliefs can be valid and they can be applicable at some time or another، اور یہ کیسے افیکٹ کر رہے ہیں میری ایوری ڈے تھنکنگ کو. اور یہ بیسس بنتی ہے ٹرانسفارمیٹیو لرننگ کی، جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب اس کی ایجوکیشن میں ایک بڑی سمپل مثال ہے کہ اگر ہم جیسے ہمارے کلچر سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ پیرنٹس اور ٹیچرس کا ایک بہت ہی رول ہے، بہت ڈفرینٹ قسم کا، کہ جب آپ نے بیٹھنا ہے تو سانس بھی آپ نے سوچ کے لینا ہے، آپ کے سر سے کبوتر نہ اڑے، یا ایک وہ بالکل گرو کے جوتے اٹھانے ہیں، ایک وہ والا کلچر ہے. اس کے اندر اگر وہ ہماری ازمپشن ہے تو ایک بہت ہی زیادہ انٹریکٹیو اسٹوڈنٹ جو ہوگا کلاس میں، جو آپ کو درمیان میں سوال کرے گا، ہم اس کو ڈسرپٹیو سمجھیں گے. This will be dependent upon our basic assumption of what a good student and a good teacher and what their relationship is supposed to be like. یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہم ٹیچر اورینٹیڈ اور اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ لرننگ میں کس طرف لین کرتے ہیں اور کس حد تک لین کرتے ہیں. ڈاکٹر عطیانہ، کہ آپ کے خیال میں کیا بچوں کے اندر ان ارلی ایئرس یہ کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور ایز دے گرو اپ کیا وہ گریجولی بلڈ کرنی پڑتی ہے ان کو، یا پھر دس از سم تھنگ نیچرل جو ہر بندہ کر سکتا ہے؟ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ he thinks imagination is more important than thinking. تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر امیجنیشن موجود ہوتی ہے، and our education system makes sure کہ اس امیجنیشن کا گلا گھونٹ دیا جائے. ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے ایک انٹرپرائز بھی سمجھنا ہے. جو ایجوکیشنسٹ ہیں they are not sitting with the policy to develop the nation. It's a business. جو ہم ایک بڑی لفظ یوز کرتے ہیں assessment drives the training, the learning. ہم یہاں پہ مجبور ہیں ایجوکیشن سسٹم کے تھرو گزرنے کے، اور جب ہمارا سسٹم ہے ہی روٹا بیسڈ، جہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ از ڈسکریجڈ، سوائے کچھ پرائیویٹ اسکولس کے جہاں پہ آپ بھارے رقوم دے کے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہاں پہ اگر کریٹیکل تھنکنگ کے جو بیسک اصول ہیں وہ اپلائی کیے بھی جائیں تو اٹ ڈیپینڈس کہ بچے گھر آتے ہیں تو گھر میں ایک خدا داد صلاحیت بھی ہے. ہم گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتے، گھوڑے کو گدھا بنا سکتے ہیں. گھوڑے کو گدھا بنا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ گھوڑے کو آپ بند کر دیں نا، بنا گھوڑے کی طرح گدھے ٹریٹ کریں، بنا رہے ہیں. زیبرا بھی بنا سکتے ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ we have to be really critical and honest کہ what are we doing actually. کلاس روم میں ہم کیا پاس کروانے کے لیے پڑھا رہے ہیں یا انسان بنانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ انسان بناتے ہیں اور نمبر نہیں آتے تو you're out, you're a pathetic teacher. جی میرے خیال میں یہ صرف شاید پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ وہ فرینچ فلاسفر وہ جو مشیل فوکو کا ایک دیکھیں نا جی، نالج اینڈ پاور کی تھیوری کے اسٹیٹ جو ہے وہ نالج کو ایز اے پاور ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے پبلک کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے. آپ اس پہ کنٹرول ایگزرٹ کرتی ہے، اور اس نالج میں آپ کا ایجوکیشن، پبلک ہیلتھ، آپ کی جیل، آپ کی اسکول، یہ ساری چیزوں پہ ریاست کا کنٹرول مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور عوام جو ہے مور اینڈ مور روبوٹک ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں اس صدی کا فینامنا ہے. لیکن اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں نیچے کا وہ جو ایک 3 میٹامورفوسس کا وہ جو اصول ہے کہ انسان سب سے پہلے اونٹ ہوتا ہے جی، سوسائٹی اس پہ اپنا بوجھ لاد کے اس کو اونٹ بنا دیتی ہے. پھر وہ شیر اگر بنے اپنی کرج سے ان چینز کو توڑ کے آزاد ہو تو وہ شیر بنتا ہے. اور سب سے آخری اس کی جو ایکسٹریم منزل ہے وہ بچے کی ہے. ایک بچہ شیر کے بعد وہ ایک بچہ بن جاتا ہے جب وہ اپنے مائنڈ میں آزاد ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح ایک بچہ اپنی کریٹیوٹی میں آزاد ہوتا ہے، اس کو کوئی چینز نہیں ہے اس کی سوسائٹی کی، اس کے پاس ریاست کی کوئی چین نہیں ہے. سو فرام اے کیمل ٹو اے لائن اینڈ فرام اے لائن ٹو اے چائلڈ،
that is the ultimate destination of a human being according to Nietzsche. So I welcome Dr. Zar to the panel. Dr. Zar is a quantum economist. He's also a PhD in biochemistry and endocrinology, and he has founded the High IQ Polymaths University, jiska M-STEP program, which is Environment and Medical Sciences program, is being launched shortly this year. और डॉक्टर जार इज बीइंग एन एजुकेशन, इनकी जो यूनिवर्सिटी बनाई है उसके पीछे आइडिया इनका ये है कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट हाई आईक्यू बन सकता है. तो आई जस्ट वांट टू आस्क डॉक्टर जार कि व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दैट, क्योंकि अभी तक पैनल डिस्कशंस में वी वर डिस्कसिंग दैट एवरीबॉडी हैज देयर ओन लेवल ऑफ थिंकिंग एंड देयर ओन cognitive capabilities. So how do you figure everybody can? Yeah, first of all, thank you very much for introducing me to the group and having me here. The concept behind establishing this kind of an institution obviously had to come with a deep insight into what was going on. My own life is an example of it. You keep giving the person an exposure to different things, and that person will continue to respond in many ways, which otherwise you cannot. Misal ke taur pe, I became a doctor, and my medicine as what do you call part of my education was the most difficult thing. I was not interested in being a doctor because it was so tough. But my father said कि तुमने number ले लिए तो बन जाओ. अच्छा, when I came in, I got the exposure to medicine. So come what may, I had to finish it and do it. Then one day, while I was immediately after I graduated, he died. So I got myself into an MBA program because I didn't know anything about business, and I thought, okay, this is probably the way out. I became a marketer, and I became one of the best because I got exposure. It was survival instinct primarily, I believe, which lead you to do critical thinking. I went into practice. I got bored with practice, same dialogues every day. Tumko ye hai, tumko wo. I said, okay. I got early exposure to calligraphy, art, music, and I just kept coming my way. So and then, I mean, even when I graduated, when I was even in the US, when I was practicing as a doctor, I just got up and went for economics and physics. Now, so it led me to believe कि ये सब जो हम पुरानी बातें कर रहे हैं कि ये जो the entire cognitive theory could probably be challenged on this element. You know, how can you just fix human mind with a certain ratio of IQ? So I had a problem with the IQ theory as well. But IQ sells. I'm a marketer. I said, okay, now rakho IQ. Because I do not have to explain to the people what is polymath. Now, I am a polymath. Polymath is somebody who's got multiple skills. So if I'm a polymath and I'm equally good, वो मेरी practice थी इसके अंदर. So reasoning can be taught. You teach reasoning. You think the mathematics is a good subject? No, it is the language which creates high IQ. It is not mathematics. Pura concept has been designed to make us fearful of the fact that there is a subject called mathematics. Why are we so scared of mathematics? Whereas it's easy. Aap exposure dete. My own son, who is 11 years old, started with O-level mathematics last year, is going into A-level mathematics right now. Class is 6th, 7th. I think you just come in class 7. I don't believe in the education system that we have here. I think that if we give people enough, kids or men, or it's regardless of the age. Every year I learn 2 new skills. Absolutely, jiska mujhe pata hi nahi hota. I went into music, learning classical music. Then I started to learn. Ab main wo karne laga hu, piano aur wo. So, aapko ye main sare rules todunga. Agar if there are any fixated may I interrupt you?
आपने सारी एग्जांपल्स दी कि जी बचपन से एक्सपोजर हो, रीजनिंग स्किल सिखाई जाती हैं, लेकिन अब जैसे हम मेडिकल एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट आता है एफएससी करके, क्या एज होती है तलहा, 16 17, Around 17, 18, yeah. तो 17 इयर्स तक वो एक रटा सिस्टम में चला है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, रेटरिक है ना, अब जो उसका elements- दिमाग हाँ, में प्लास्टिसिटी इतनी नहीं रही और कॉग्निटिव लोड उसके ऊपर बहुत ज्यादा आने वाला है। तो क्या हम एक अच्छा जो क्रिटिकल थिंकर है वो डायग्नोस्टिशियन भी अच्छा बनेगा, ठीक है, वो आगे साइंटिस्ट भी बन सकता है, अदरवाइज वो वही वाला डॉक्टर बनेगा जो वो 4-5 रटी रटाई प्रिस्क्रिप्शन उसने लगानी है। अगर तो हम वो बना रहे हैं तो और बात है, लेकिन अगर हमने डायग्नोस्टिशियंस नहीं। बनाने हैं, हमने डिजीजेस मैं के, लेकिन लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, डिजीजेस के क्योर्स डिस्कवर करने वाले बच्चे बनाने हैं, तो अब हम इस स्टेज पे क्रिटिकल थिंकिंग कैसे सिखा सकते हैं? दिस इज योर परसेप्शन। आप पहली बात तो ये कि आपने 17 साल के बच्चे को क्यों लिया मेडिसिन में? व्हाई डोंट यू टेक देम व्हेन दे आर 10? व्हाई डोंट When यू they're टेक देम 10? एट द पॉइंट व्हेन absolutely, why not? You teach all the nonsense in biology and mathematics and chemistry. ये बकवास किस्म का एग्जामिनेशन सिस्टम है जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पैदा होने देता। आई डोंट बिलीव इन रेटरिक। मैंने पहले बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो रेटरिक है। हम रेटरिक की पैदावार पाकिस्तान, नॉट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं बाकी की दुनिया के सारे सिस्टम देख के आया हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग इज जस्ट अ फिलॉसफी, अनदर फिलॉसफी। इसके ऊपर इतना सोचने उठने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू गोइंग टू डिस्कार्ड इट, अगर आपने पुराने कपड़े डिस्कार्ड करने तो आप उठा के बाहर फेंकें। आप ये ना सोचें कि क्या क्योंकि पीछे से नई सप्लाई लाइन ऑफ आइडियाज एंड फ्रेश पीपल आर गोइंग टू कम। आई विल स्प्लिट द वर्ल्ड इनटू टू। पीपल विद जो पहले से एक चीज डिसाइड करके आए हैं कि ये ऐसे होगा, एंड पीपल हु विल से हाँ ही इज राइट, क्योंकि ये कोई मैंने नहीं करना है। दिस इज ये प्री ऑर्डेन्ड है कि हर चीज पे एक प्रो होगा, एक एंटी होगा। सो जो एंटी है वो let's divide the world into 50-50. 3.5 billion people would say he's right, 3.5 people would say he's wrong. So who cares about those who say he's wrong? Because 3.5 billion people are following you, and so on and so forth. Look at the stupid हम कहते हैं कि हमारी कौम बेवकूफ है। आप जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता एकेडमिक्स के अंदर, जो एक पढ़ाई के सिलसिले में आता है, पाकिस्तान का अगर प्राइम मिनिस्टर हम में से कोई होता है ना जो डॉक्टर वॉक्टर जो बने या इंजीनियर्स बने, दोज हु आर ये जो इस ग्रुप में जो बैठते हैं, ये पाकिस्तान की let me rephrase. If Pakistani politics went to the guys who went to the medical college and engineering college, ये top tier, पाकिस्तान की फेट डिफरेंट होती। पाकिस्तान की तो इसमें आता वो है जिसको किसी ने कभी पूछा नहीं होता, क्योंकि वो रटे भी नहीं मार सकता। तो by the time, and I hate calling anybody sir, जिसके दिमाग, मुझे पता है मेरे क्लास फेलो जो डमेस्ट क्लास फेलोज हैं वैसे पॉलिटिशियंस बने हुए, लेकिन उनका जो एक्सपोजर है to the same level of constant rhetoric, वही जो उनका जो exposure to the political question and answers and this and that, हम समझते हैं कि जी वो बहुत बड़े सियासतदान बन गए। कैसे कहाँ के सियासतदान भाई? आपको you have to take your kids, you have to take your, even आप मुझे दे दे, give me a bunch of men who are the dumbest and I'll create critical thinking in them. क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्रिटिक, तो हमें ख्वाब देखने वाले भी चाहिए, लेकिन ख्वाब देखने वाले के साथ एक इम्प्लीमेंट करने वाले भी चाहिए। जब आप काम करने जाएंगे तो we'll have to use those people. So if you can select the right person, he can do the job. लेकिन thinking is very very original kind of thing. मतलब Socrates कहाँ मिलेगा हमें? Socrates definitely होंगे यहाँ पे, लेकिन उसकी अब तशहीर नहीं ना हो रही, वो अपनी अपनी जगह पे बैठे होंगे। Yeah, I agree with Usman on most of the things. I think बड़ा अच्छा summarize की मेरे पास जो whatever I've done so far, या जो भी मैंने इस बारे में सोचा वो ये था कि I decided to negate. And yes, all of the things that Usman has pointed out went into formation of this. And yes, I do face a lot of challenge in terms of
teaching logical reasoning to parents, not the children at this point in time. But then I decided to induct everyone. For example, M-STEP जो ये program है, I decided to induct everybody who wants to become a doctor regardless of the age. And then you keep things in the right direction. आप एक डॉक्टर का काम जो है वो दवाई देने का नहीं है, उसका काम डायग्नोसिस का है. और यस, अगर वो डायग्नोसिस अगर आपका गलत हो गया तो आप मेडिसिन क्या देंगे? तो आप इसका मतलब कि आप डायग्नोस्टिक्स जो है वो पहले दिन पे लेके आए ताकि मेडिसिन का जो when we went to doctor, it took us 3 years to come to the clinics. And when we come to the clinics, we hate it. By that time, हमारी बस हो गई होती. We are done anatomy, physiology, biochemistry. With that mindset, we cannot become doctors. हम वही वैसे ही डॉक्टर्स बनेंगे जैसा है. तो अगर हम उसको दूसरी तरीके से देखें कि आपने पहले दिन ऑब्जर्वरशिप रखी, पेशेंट और इंसान का इंटरेक्शन जरूरी है, जिसमें हम डिलेड होते हैं. फिर ऊपर से हमें रटा मार रहे होते हैं, हर चीज का रटा चल रहा है. एनाटॉमी की इतनी origin, insertion, इसका root, उसका root. So I took all of that nonsense and threw it out. I decided to go with what is logical. मैंने कोर्स ने डिजाइन किया. मुझे अमेरिका में भी प्रॉब्लम हुई है ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है. पाकिस्तान में तो फॉलोअर्स का मुल्क है, इधर तो छोड़े. वो जिन्होंने मुझे रगड़ा दिया वो तो अमेरिका में. So when I created the program there, when I wrote the document, उसमें उन्होंने 3 साल तक तो कीड़े ही निकाले. They made sure that it was implementable, and I showed, because मेरी सबसे powerful point ही implementation का है. When we go into implementation, you just go and implement, and then you see how it builds up. Because you have, like Usman has said, when you come up with a new idea, it takes time. Dr. Zahar, let me introduce you to the other Usman, Dr. Usman Jawad. He's the coordinator for Center of Happiness and Well-being, University of Health Sciences, and he's also Awesome. And he's also a philosopher. So, Dr. Usman, so are critical thinker? You are. हम आपको गुरु Sorry, मानते I'm not हैं, a sir. philosopher, but we all are philosophers. Every human being is a philosopher. लेकिन सर आपसे सवाल है जी, कि sure. क्या critical और deep thinkers are they happy? अच्छा, इसका लग तो रहा होगा आपको मुझे देख के. मुझे क्या पता सर लेकिन अंदर मेरा- क्या चल रहा है. ये तो मुस्कुराहट मुंह पे है ना. अच्छा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या देखें गम है जिसको उस्मान, छुपा रहे हो? अच्छा ये जो आपने गम का लफ्ज बोला है ना जी, कहते हैं कि हैप्पीनेस इज एक्चुअली ओनली थ्रू सफरिंग एंड पेन. आप जब एक गम से, आप सफरिंग से गुजर के आप जब इतने मजबूत होते हैं, इतने रैशनल हो जाते हैं, ओनली देन यू अचीव दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जिसे आप यूडाइमोनिया बोलते थे ना ग्रीक पुरानी अपनी जुबान में. जिस तरह उस्मान साहब ने कहा कि मैं हर इंडिविजुअल में उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पोटेंशियल उसमें उजागर करता हूँ, इसी तरह वो कहते थे जिस तरह एक बीज में एक दरख्त का छुपा हुआ है, उसका सारा तुहम छुपा हुआ है कि वो उसने एक दरख्त बनना है, इसी तरह एक इंसान में उसका जो पोटेंशियल है वो ये है कि उसने एक कामल इंसान बनना है. और वो कामल इंसान जो है, वो जो यूडेमोनिया अचीव करता है, वो जो वेल बीइंग अचीव करता है, उसको वो हैप्पीनेस बोलते थे. ये हैप्पीनेस प्लेयर से मुख्तलिफ है. प्लेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टर्म. आपको मोबाइल मिल गया, गाड़ी, स्कूल अच्छा है, दीज आर प्लेयर्स. बट द हैप्पीनेस is achieving your own full potential as a human being. और वो तब आप अचीव करते हैं जब आप अपनी रैशनल कैपेसिटी को मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज करते हैं. सो ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल विद अ रैशनल कैपेसिटी. और इस कैपेसिटी को आप टीचर जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको कम बढ़ा सकते हैं, कम हो सकती है वो रैशनैलिटी, लेकिन इस रैशनैलिटी के साथ उसका एक इमोशनल एनिमल भी अटैच है. उसमें भूख की, सेक्स की जिबिलत है. उस इमोशंस पे अपनी रैशनैलिटी का कंट्रोल जब आ जाता है, then that man reaches to that level of happiness. और वो that is not a straight path or easy path. It has to go through different sort of tragedies and pain and suffering.
and that's why they said कि happiness is only through the suffering. So मेरे ख्याल में ये जो critical thinking का है, ये सब उसी happiness की तरफ achieve करने का, लेकिन अपने वजूद की happiness, और अपने आप सबको पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अपने उनके वजूद की उनको बता सकते हैं कि आपने इस तरह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करनी है, लेकिन हर एक बंदे की फिर अपनी कैपेसिटी डिफरेंट है, उसका सोचने का अंदाज, उसका हमीर, उसके जेनेटिक्स, उसके बैकग्राउंड, उसके घर में खाने का पीने का सब चीजें जो हैं वो डिफरेंट है. सो बट ओनली थिंग यू कैन ओनली टेल देम और इन्फॉर्म देम और टीच देम, देन इट इज देयर, कम्स इन देयर डोमेन. तो मेरे ख्याल में yes, critical thinkers are truly happy, but that true happiness in the end, I would like the final comment for the worthy participants कि एक single tip दीजिए, how can we improve critical thinking in students? And Dr. Jawad. मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, tell the students to become rebels and to break away the chains that society has put them on. और वही नीचे की तरह कैमल जो बने हुए हैं, थोड़ा करेज का मुजाहिरा, उनमें करेज की जो वर्चू इंस्टिल करवा के उनको कैमल से शेर और शेर से फिर एक बच्चे की सूरत में, और एक हैप्पी बच्चा. डॉक्टर ज़ार तो ऑलरेडी एक हैप्पी बच्चे हैं, लेकिन बाकी सबको भी हमने उस थर्ड मेटामॉर्फोसिस में ऑफ सोल में लाना है. सो ए हैप्पी सोल, अचीविंग ए हैप्पी सोल इज द डेस्टिनेशन. डॉक्टर ओतियाना. मेरे वालिद ने कहा था हर काम दिल लगा के करें, तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी जिद से सीखी जा सकती हैं. तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि आप इश्क कीजिए, अपना दिल तोड़वाइए, and then you will your heart will open to the thinking. उसके बगैर बहुत मुश्किल है. वो आईना है कि आईना के शिकस्ता हुआ तो अजीज तरह निगाह आईना साज. वाह. डॉक्टर ज़ार. ये जो critical thinking है सिखाना बहुत easy. You give them exposure to words, vocabulary enhance करेंगे, vocabulary leads to imagination, and then they can break. Just I agree with the rebellious part. Yes, you ask somebody to describe कि white or black क्यों नहीं, and that kind of stuff. Yeah, I totally agree. But मेरे पास जो implementation plan है वो simple है कि आप vocabulary को expose करें बच्चे को, ताकि उसकी imagination build up to do all of that. Dr. Tania. I would say challenge your own beliefs. Start by challenging your own beliefs and open the mind, and that will start the gateway for critical thinking. So I thank you all for your participation, and now this group is open for informal discussion.